हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। स्वागत आप सभी लोगों का। आज आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाला हूं, एक बार बता दूं आपको। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूपीएससी ईपीएफओ का 2020 में जो पेपर हुआ, उसमें जितने अकाउंट्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उसकी डिटेल्ड डिस्कशन आपसे करूंगा। और मैं ये मान के करूंगा कि आपको अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये सेशन एक अप्रोच देगा आपको कि किस तरह अकाउंट्स के पेपर को नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को टैकल करना है और कैसे वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक बात करूं मैं सिलेक्शंस की, तो हमने यूपीएससी पीएफओ में भी अच्छे सिलेक्शन दिए। श्रेयस पाल सेलेक्ट हो पाए क्योंकि इन्होंने अकाउंट्स में सारे के सारे क्वेश्चन सही किए थे और मरीन इंजीनियर हैं, फिर भी इन्होंने अकाउंट्स में सही किए और सेलेक्ट हुए। विशाल हरमलकर ये भी इंजीनियर हैं और ये भी सेलेक्ट हुए विद ऑल इंडिया रैंक 48। इसके अलावा और भी न जाने कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अप्रोच किया कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेन बात जो मैंने आपसे कही कि सारे बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के और सारे क्वेश्चन सही करते हैं अकाउंट्स में, सारे क्वेश्चन सही करते हैं अकाउंट में। इस तरह का इनका रहा है प्रिपरेशन हमारे साथ और ये पूरे पेपर को बहुत अच्छे से कर पाए हैं। अगर मैं बात करूं अपनी, तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हमने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे, जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू है, जिसमें 200 नंबर का एक पेपर अलग से आता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस का। ऑल इंडिया रैंक 1619, ये लगातार 18 19 20 में इस तरह से रैंक दिए हमने। और भी तमाम रैंक जैसे 12 17 23 रैंक देते रहे हैं। तो दोस्तों, रैंक की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो खैर अब बनाना भी छोड़ दिया हमने। ठीक, बहुत मतलब सिलेक्शन दिए हैं और इस बार यही कोशिश है कि यूपीएससी ईपीएफओ में क्लीन स्वीप देनी है। तो खैर उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, सब्जेक्ट पढ़ाने वाला आदमी ऐसा हो कि आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी कर पाए। तो मैं खुद भी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर था और लगातार 5 सालों से डबलयू के लिए मैंने पढ़ाया है। बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। ग्रेडअप के साथ मैंने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए पढ़ाया, जहाँ पे भी हमने बहुत सिलेक्शंस दिए। तो चलिए समझते हैं कि सब्जेक्ट मतलब ये तो है कि पढ़ाऊंगा आपको तो समझ में आएंगी चीज़ें, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि भैया कितना टफ है सब्जेक्ट, क्या इतने कम टाइम में आप कर पाएंगे। तो आइए चलिए एक एक क्वेश्चन को अप्रोच करना शुरू करते हैं। पिछले साल के देखते हैं 11th 12th बीकॉम क्या लेवल रहा। तो प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन आर करंट लाइबिलिटीज पेएबल। जानना चाहते हैं कि करंट लाइबिलिटीज पेएबल क्या होती हैं। अब भाई, अगर मैं नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूं तो मुझे तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भैया ये करंट लाइबिलिटीज होती क्या है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं भाई। बैलेंस शीट में स्पेशली, बैलेंस शीट बहुत लेट समझेंगे हम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। असेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात होती है, संपत्तियां और देनदारी। जो भी आपके पास संपत्ति है, संपत्ति कौन सी होती है, जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी मूवी में कहा था, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या आई। तो वो बंगला गाड़ी जो थी अमिताभ बच्चन साहब की संपत्ति थी। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों होती है लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज मतलब कि क्या क्या उधार है बिजनेस पे, कितना कितना उधार है। अब ये जो लाइबिलिटीज होती है बिजनेस में दोस्तों, ये दो तरीके की लाइबिलिटीज हो सकती हैं। एक हो गई आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को भी देखेंगे। और दूसरी जो हो गई प्यारे बच्चे, वो हो गई करंट लाइबिलिटीज, जिसकी बात इस क्वेश्चन में इन्होंने की है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है भाई, जो भी उधार बिजनेस में 1 साल से लंबे टाइम के लिए है, वो सारा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जैसे बिजनेस से एक लोन लिया है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, जैसे अदानी जी का लोन आप देखेंगे तो 20 साल 25 साल 15 साल ऐसे बैंक लोन्स होते हैं। ठीक, तो एक लॉन्ग टर्म आपने लोन लिया, बैंक लोन, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का एग्जाम्पल। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अराइज होती है। एक तो बहुत ही कॉमन है कैपिटल। दोस्तों ये कैपिटल क्या होता है, बिजनेस में आपको बार बार सुनने को मिलेगा। कैपिटल वो पैसा है जो प्रोप्राइटर ने यानी कि मालिक ने बिजनेस में लगाया है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं पूंजी।
भैया पूंजी क्या होती है? जो जब बिजनेस जनरली शुरू करता है मालिक, जो भी बिजनेस शुरू करेगा, आप शुरू करेंगे तो अपने पैसे जो लगाएंगे दैट इज कैपिटल। तो भैया कैपिटल जो लगता है, मालिक का इंटेंशन बहुत क्लियर है, मुझे पैसा नहीं चाहिए बिजनेस से, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट का शेयर चाहिए। तो ये भी पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए बिजनेस में होता है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करता हूँ आपसे। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जनरली जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जैसे कि प्यारे बच्चे देखिए आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है भाई? अब देखिए आपका व्यापार है, बिजनेस है, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम टू टाइम दे देना चाहिए। ठीक, जो भी ड्यू डेट है, आपने कहा है भाई आपको सबको सैलरी 7 तारीख को मिल जाएगी, तो 7 तारीख को मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर आपने 7 तारीख को सैलरी नहीं दी तो वो आपकी हो जाती है लाइबिलिटी। हो सकता है आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे तो आप उनको पैसे दे देना, लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं करोगे आप कि सैलरी 2-2 साल तक अटका के रखे हो, फिर ईपीएफओ जैसी संस्थाएं हैं और लेबर लॉज हैं वहाँ पे, वो फिर एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो होती हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, इनकी जो पीरियड होती है 1 साल से कम। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका, या फिर मैं एक और एग्जांपल अगर ले लूँ, मैं कह दूंगा आपसे आउटस्टैंडिंग रेंट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपने बैंक से कोई बहुत कम समय के लिए लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन, तो वो भी करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। क्या है डिफरेंशिएट करने का तरीका? करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस पे, वो देनदारियां हैं, वो उधार है जिसका भाई टेन्योर कितना है? 1 साल का। 1 साल के अंदर आपको इसको पे कर देना चाहिए, विच इज पेएबल विद इन अ ईयर। ठीक, तो यही है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, एक विशेष काम करना है। जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? यूपीएससी ईपीएफओ के। ठीक, इसके अलावा क्या कुछ और चीज़ें मिल सकती हैं? तो हाँ बिल्कुल, हमने आपके लिए की हैं ढेर सारे इंतज़ामात। ठीक है, और उन इंतज़ामात को आप एक बार समझ लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हमने जुटाई हैं। ठीक, राइट, तो जस्ट अ सेकेंड। राइट, हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना, तो ऐप है एक, और ऐप का नाम अभी मैं आपको बता दूंगा। भाई ऐप का नाम क्या है? फुल स्कोर AAO। क्या ऐप का नाम है? फुल स्कोर AAO। राइट, फुल स्कोर AAO। इस ऐप पे आप जाएंगे तो आपको एक कोर्स दिखेगा इसके अंदर प्यारे बच्चे। फुल स्कोर AAO ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर आपको एक कोर्स दिखेगा, और उस कोर्स का भी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस कोर्स का नाम है APFC/EPFO फ्री रिसोर्सेस। इस कोर्स में आप जाएंगे और इस कोर्स में दोस्तों आपको मिल जाएंगी कुछ चीज़ें। क्या क्या मिलेंगी? एक तो चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको क्या क्या मिलेंगी। एक तो मिल जाएगा, देखिए आपको आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप चले जाएंगे कंटेंट में, या तो कंटेंट में चले जाइए, या तो यहीं से कंटेंट समरी, या आपके इवन मोबाइल पे डेफिनेटली चलेगा। ठीक है, लैपटॉप पे भी चलता है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे यूपीएससी ईपीएफओ पेपर 2007 का, और 2017 और 2020 का। ठीक, इसके अलावा हम और भी पेपर्स जो एपीएफसी के थे उसको भी डालने वाले हैं फ्री में। इसके अलावा जो अकाउंट्स के पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं इसमें अकाउंट्स के, उनको हमने क्विज फॉर्मेट में डाल दिया है, जिससे कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँ। साथ में हम इसमें 1000 क्वेश्चंस आपके लिए फ्री रिसोर्स में डालने वाले हैं, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो पाए। तो आप इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा। आप फुल स्कोर AAO ऐप को डाउनलोड करिएगा। इसकी प्राइस आपको दिखाएगा ₹1, लेकिन वो भी आपको बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें फ्री हैं। आपको रिसोर्सेस के कंटेंट के सेक्शन में ये सारा दिख जाएगा। ठीक, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्विजेस आ जाएंगी, अकाउंट्स की ढेर सारी 1000 क्वेश्चन रहेंगे उनमें, तो आप ढेर सारी क्विजेस अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। साथ में आप हमारे बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, आइए नेक्स्ट। ठीक, तो ये है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक
इन विच द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। तो पूछ रहे भैया कि पहली बार कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए तो पहली बार कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, राइट? आइए देखते हैं। ओके, तो देखिए होता यह है कि जब भी दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होगा, चलिए हमें अकाउंटेंसी नहीं आती, हमने बीएससी की है या हमने बीटेक किया है, तो हम क्या करेंगे? मैंने एक बिजनेस शुरू किया, तो जितना भी शुरू में तो समझ आएगा नहीं क्या करें, कुछ दिन बाद पता चलेगा यार उसको कितना उधार दिया था याद नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि हमने इतना उधार लिया था वो भी याद नहीं आ रहा प्रॉपर। अब हम लिखना शुरू कर देंगे, हम एक कॉपी बनाएंगे और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी दोस्तों, शुरू में हम क्या करेंगे, डेट वाइज आज की डेट डाली, सारे ट्रांजेक्शन दिए कि मिस्टर ए को हमने 500 रुपये का सामान दे दिया, मिस्टर बी को आज 300 रुपये का उधार दे दिया। ये तारीख कितनी है भाई आज की? मान लो आज है 5 तारीख। फिर 6 तारीख को इसी प्रकार से हमने मिस्टर ए को दोबारा 80 रुपये का सामान दे दिया, ठीक है। फिर 7 तारीख आती है, मिस्टर ए ने हमें कुछ पैसे दे दिए, कितने रुपए दिए? इन्होंने हमें मान लो 70 रुपये दे दिए। अब कैसे पता चलेगा? अलग अलग इसी में लिखते जाएंगे तो हम शायद कुछ साइन बना दें, कुछ माइनस लगा दें, प्लस लगा दें, कुछ करेंगे, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप सारी चीज़ें लिखते चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। अकाउंटेंसी में भी ये काम किया जाता है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन जिस किताब में आप पहली बार लिखते हैं, जो आपकी बुक्स है, जो कॉपी आप कह लें, उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो पहली बार आप अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और इलेबरेट करना चाहूँगा। खैर मैंने आपको आंसर बता दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक? पहली किताब वो कौन सी है जिनमें ट्रांजेक्शन्स एक बिजनेस यूनिट का रिकॉर्ड किया जाएगा? तो दोस्तों वो बुक है जर्नल, ठीक। लेकिन अब जर्नल की बात कर ली तो थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए, ए 5 को भी कुछ उधार लेता है, 6 को लेता है, फिर 7 को कुछ पैसे देता है, 8 को लेगा। और आपकी दुकान है भाई साहब, मान लो आप नमकीनें बेचते हो, बहुत प्यारी प्यारी नमकीनें, हल्दीराम की नमकीन, बीकानेरी की नमकीन। अब आप भी हल्दीराम वाले से उधार लोगे। बिजनेस में यही होता है, उधार के ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं। हमारे अकाउंटेंसी में भी आप देखेंगे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपने भी हल्दीराम से कभी उधार लिया होगा, ठीक है। जैसे आपने 2000 की नमकीन उधार ली थी, फिर कभी पैसे देंगे, फिर कभी उधार रहेगा। अब अचानक से मैं आके 20 दिन बीत गया महीने के, मैंने पूछा ये बताओ कि तुमने ए को कितने रुपए का आज तक उधार दिया, या ए ने कितने रुपए तुमको दिए, या पूछ लूं आज ए का बैलेंस क्या है, कितना लेना देना है उससे। आप क्या करोगे? ये कॉपी खोलोगे अपनी और हो जाओगे परेशान। 5 तारीख 6 तारीख से सब निकाल के मिलाना बहुत मुश्किल काम है। सिमिलरली मैं आपसे पूछ लूं कि भाई हल्दीराम का क्या स्टेटस, अभी कितने रुपए उनको देने हैं? आप उधार माल लाते हो, सारा पैसा दे दिया उनको, आज तक का अकाउंट सेटल है या कुछ देना है? तो आपको होगी बहुत दिक्कत। आप हल्दीराम का ये वाला ट्रांजेक्शन, मान लो ये 5 तारीख का है, फिर मान लो 10 तारीख को एक ट्रांजेक्शन इसी तरीके का है, 12 तारीख को आपने कुछ पैसे दिए, अब उनको फिर खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हम अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, ये हमारी पहली किताब थी जो कि बनती है डेट के आधार पे, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली बनाते हैं, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। और जर्नल में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं उनको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग या रिकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। अब इस जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। अब हमारी थोड़ी बुद्धि खुल चुकी है, कहते हैं यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, ए को कितना पैसा दिया, तो उसके लिए एक काम करते हैं, फिर से एक नई सी कॉपी खरीद के लाते हैं, एक नई किताब खरीद के लाते हैं, और इसको हमने नाम दिया लेजर। क्या नाम दिया दोस्तों? इसको नाम दिया लेजर। अब इस लेजर में हम वो सारे ट्रांजेक्शन्स जितने हुए थे उनको कुछ कुछ पन्ने दे देंगे। जैसे कहेंगे ये ए को हम 4 पन्ना दे देते हैं, बी को 3 पन्ना उसी कॉपी में अलॉट कर दिया, और हल्दीराम को भी 4 पन्ना अलॉट कर दिया। तो अब ए के जो ट्रांजेक्शन्स हैं सारे वो इस पन्ने में, बी के इस वाले पन्ने में, 3-4 पन्ने इनके पास और 3-4 पन्ने इनके पास भी। अब प्यारे बच्चे, मैंने जर्नल से सारी ट्रांजेक्शन्स, ये वाली उठाई 5 तारीख वाली, यहाँ पे लिख दी, फिर ये वाली उठाई, यहाँ लिख दी, फिर मैंने ये वाली उठाई, यहाँ लिख दी। प्यारे बच्चे, इस तरह से अगर मैं करता चला जाऊँगा
अब आप मुझसे जब फाइनल बैलेंसेस पूछोगे किसी भी पर्टिकुलर दिन, मैं कहूँगा देखो भाई 580 रुपये दिए थे और 70 रुपये आ चुके हैं, अभी 510 रुपये 510 रुपीज़ आने हैं ए से। ठीक, बात समझ में आई। इसी प्रकार से आप बी का कह सकते हैं जी, बी को 300 रुपये दिया था और कुछ दिया नहीं तो अभी 300 आना है। इसी प्रकार से आप हल्दीराम का भी बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये जो आपने किताब बनाई है ये कहलाती है लेजर। जैसे मैं कहूँ कि हल्दीराम को आपने 2000 रुपये का सामान लिया है उससे, यहाँ लिख देते, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, अभी दिया नहीं कुछ आप। ठीक, तो अब एटलीस्ट मुझे लेजर देख के, मैं लेजर से तो बी का भी सारा ट्रांजेक्शन देख सकता हूँ, बी के साथ जो भी लेन देन हुआ, और फाइनल बैलेंस बता सकता हूँ भाई बी से अभी 300 लेने हैं। तो उसके लिए हम कोई अपना साइन वाइन बना लेंगे, जैसे हल्दीराम को देने हैं, चलो ये वाला साइन लगा लिया, ठीक है। तो हमने कहा लो भाई, वो समझ लेंगे हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं। ठीक, मैंने कहा ये ब्रैकेट लगा दो, चलो ये देना है, ठीक है, अभी समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये लेजर बन गया आपका। लेजर में आप ट्रांजेक्शन्स को, मतलब अकाउंट्स बना लेते हैं आप, जैसे ये ए का खाता हो गया, ये बी का, ये एच का खाता, और सबको क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक, यहाँ क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्या था, सिर्फ रिकॉर्डिंग थी, डेट वाइज करते चले गए, अब ये क्लासीफाई कर दिया। प्यारे बच्चे, यहाँ से एक और चीज़ बनती है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद बनता है दोस्तों ट्रायल बैलेंस। ये बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी रहेगी तो हमें ढेर सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करने में बहुत मदद मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे, जो अगली चीज़ आप बनाते हो, अगला जो भी स्टेटमेंट आप बनाते हो, उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो लेजर के बाद बनाते हो ट्रायल बैलेंस। क्या क्या लिखते हैं इसमें? इसमें हम लेजर के फाइनल बैलेंस उठा के लिख देते। जैसे मुझे ए से 510 रुपये लेने हैं, मैं वो लिख दूंगा। 20 से 300 रुपये लेने हैं, वो लिख दूंगा। हल्दीराम को 2000 रुपये देने हैं, वो लिख दूंगा। और भी कोई सैलरी वगैरह पे की है, उसके लिए सैलरी अकाउंट बना देंगे, सैलरी को 3-4 पन्ना ऐसे दे के कह रहे हैं जी सैलरी हमने इतनी पे की। तो सारी कुछ, मतलब अब पूरा अकाउंट वाइज हो गया, हमने ये दे दिया, नाम दे दिया, ए का खाता, बी का खाता, एच का खाता, सैलरी खाता, सारा बन गया। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में लेजर के फाइनल बैलेंसेस आ जाते हैं। लेजर में जो भी हो, कोई भी अकाउंट हो, उसके फाइनल बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस से 2 अकाउंट्स और बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बाद में बात होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं आगे बढ़। तो प्यारे बच्चे, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं। पेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स? पेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स? समझिए जरा इस बात को, जरा सा मैं इसको समझाता हूँ आप। देखिए, आप एक मशीन लेके आते हैं। बिजनेस में मशीन का मतलब क्या है? बिजनेस के लिए कार भी एक मशीन है, ऑब्वियसली मशीन है कार। कंप्यूटर जो आपका है, लैपटॉप है, फोन है, सभी एक मशीन है, यंत्र है। तो बिजनेस के लिए ये सारे मशीन है दोस्तों। अब मान लो आप एक एसी खरीद के लाते हो 30,000 रुपए का अपने बिजनेस, ठीक है दोस्तों। कितने का लेके आए सर? 30,000 का लेके आए। अब इस एसी से आप फिर एक काम और करते हो, आप मजदूरी खर्च करते हो। किस चीज़ में सर? आपने मजदूरी खर्च की एसी को लगवाने में 1,500 रुपये आपसे मजदूर ले, ठीक, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया एसी आपको कितने की पड़ी, तो आप कहोगे भाई साहब वैसे तो एसी 30,000 की थी, लेकिन इस एसी के चक्कर में मेरे निकल गए 31,500 रुपये, 31,500 रुपीज़ मेरे जा चुके हैं। भैया ये है पूरा एसी के ऊपर खर्च। मतलब आप खुद कह रहे हो जी ये मजदूरी जो है एक्चुअल में क्या है आपका, कितना एसी की वजह से खर्च हुआ? 31,500। तो आपको एसी कितने की पड़ी? 31,500। कायदे से इतना खर्च हो गया ना। तो अब बिजनेस यही कहता है, सीधी सी बात, कि जो आप नॉर्मल लाइफ में कर रहे हो, इस 1,500 को आप मशीनरी का ही खर्चा मान रहे हो, तो यहाँ पे भी इसको मशीनरी के ऊपर डाल दो। ठीक, एक बात तो ये हो गई, मतलब वेजेस को हम मशीनरी का ही खर्चा मानेंगे। ठीक, अच्छा एक वर्ड और आता है डेबिटेड। तो आपको दोस्तों अकाउंट्स में, पूरी अकाउंटेंसी में 2 वर्ड मिलेंगे, डेबिट और क्रेडिट।
शुरू में करेंगे थोड़ा सा परेशान, बाद में दोस्ती हो जाएगी, आप कहोगे ठीक है। तो डेबिट को अगर आप प्लस मानते हो दोस्तों, तो क्रेडिट को मानना माइनस। डेबिट को अगर प्लस मानते हो तो क्रेडिट को मानना माइनस। आपकी ज़िंदगी को कर देंगे ये बड़े आसान। ठीक, बात समझ गए आप? प्यारे बच्चे सुनिए जरा। इंस्टॉल आपने मशीनरी कराई थी, पूछ रहे किस में प्लस करूं, किसको? वेजेस को। वेजेस को पूछ रहे किस में प्लस कर दो। मैंने कहा भैया मशीनरी में प्लस कर दो, मशीनरी के ही ऊपर हम डालेंगे इस वेजेस को, तो हम अलग से नहीं लेंगे। बात समझ गए आप? क्लियर है? चलें आगे। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बता दूं आपको कि वी आर स्टार्टिंग अ बैच फॉर यू, यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का। कोशिश है कि मैक्सिमम सिलेक्शन हो। और जो फीस रखी है हमने, वैसे तो फीस रखी है 4999, ठीक है, लेकिन एक खास बात है आपके लिए। अगर आप लोग, जितने लोग भी अर्ली बोर्ड में लेते हैं एडमिशन, मतलब अभी एनरोल करते हैं, पहले 500 बच्चों को ये कोर्स मिलेगा मात्र 999, ओनली 999 फॉर द फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स। आपको यूज़ करना होगा कोड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या मिलने वाली इसमें चीज़ें, क्लासेस मिलेंगी आपको, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, नोटेड पीडीएफ, ठीक है। और इसके अलावा ढेर सारे क्विजेस। ये सारी बातें तो ठीक हैं, एक इमोशन लास्ट तक रहेगा, साथ में आपके खड़ा रहूँगा कि मैक्सिमम सिलेक्शन हम दे पाएँ, एक क्लीन स्वीप क्रिएट कर पाएँ मार्केट में। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा अकाउंटेंसी में दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि भैया आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे इनके नाम जितने डरावने हैं उतने डरावने ये हैं नहीं, क्योंकि पिछली बार भी अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे बच्चों ने फुल स्कोर किया अकाउंट्स में, इस बार आप लोग करने वाले हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों बनाते हैं हम, और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्यारे बच्चे, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज़ है वो है फाइंड करना ग्रॉस प्रॉफिट। किस लिए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप कहेंगे टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, टू एसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप कह देना टू फाइंड नेट प्रॉफिट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बताता है। खैर, हमारे पास एक फॉर्मूला भी है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा भैया? नेट सेल्स कितनी, आप देख लो कि नेट सेल्स कितने का आपने माल बेचा। जरा ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है। सर जी मैंने माल बेचा है 10 लाख रुपए। कितने का बेचा? 10 लाख, ठीक है। और उस माल को बनाने में कितना खर्च आया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किस चीज की कॉस्ट दोस्तों? गुड्स सोल्ड की कॉस्ट। जो सामान बिक गया उसको बनाने में कितना कॉस्ट आया। तो मैंने कहा जी 10 लाख का हमने सेल किया था, लेकिन जो गुड्स सेल हुआ उसकी जो कॉस्ट थी वो 8 लाख थी। तो आप कह दोगे मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख का है। बात समझ में आई? बिल्कुल, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। कहता है नेट सेल्स, टोटल जितनी सेल हुई उसमें से माइनस कर दो जो कॉस्ट है उस गुड्स की जो बिक गई। तो माइनस कर दे, मैंने कहा 8 लाख का सामान 2 लाख रुपए, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला ही पूछ लिया गया आपसे। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं मैं, तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रहा आपका आंसर। डी इज द करेक्ट वन, सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ। ठीक, प्यारे बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फटाफट आगे बढ़ते हैं। राइट, तो अपनी तैयारी को बहुत तगड़ी करनी है आपको, हमारे साथ बने रहिए और एग्जाम के दिन तक आपके साथ खड़े रहेंगे, सिलेक्शन के लिए जान लगा देंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ठीक है। दैट सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करता है वो? नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना। एंटिसिपेट मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कितना होगा। ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल आपको, जैसे पिछली जो पहला आपका इससे पहले ईपीएफओ हुआ उसमें भी 2 क्वेश्चंस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थे, इस साल आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक।
और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा इसको। नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को आपको प्रेडिक्ट नहीं करना, उसकी एंटिसिपेशन भी नहीं करना, ठीक कहता है। लेकिन एक बात और कहता है, अगर कोई भी पॉसिबल लॉस आपको दिख रहा है, अगर कोई भी पॉसिबल लॉस दिख रहा है तो उसके लिए प्रोविजन बना लेना है भैया, उसके लिए रेडी हो जाना, मतलब उसको अकाउंट्स में दिखाना है, ठीक है, उसको अकाउंट्स में दिखाना है। तो दोस्तों क्या कह रहा है ये कहता है कि भाई जब भी कोई प्रॉफिट होती हुई दिखे, आपको दिख रही है कल मुझे प्रॉफिट होगी, आंख बंद कर लो, जब तक ना हो जाए वो प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आपको दिख रही जी लॉस हो सकता है, कल लॉस हो सकता है जी, कोविड आ गया, अब सामान नहीं बिकेगा, अब इस गुड्स की वैल्यू कम हो गई, ऐसा कुछ हुआ, कोई मतलब नहीं। अब मतलब इसको लिखना पड़ेगा, सॉरी, इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब भी दिखे लॉस होता हुआ, उसके लिए अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी, मतलब फ्यूचर के लॉस के लिए भी आपको अकाउंटिंग करनी है। लेकिन फ्यूचर की प्रॉफिट दिखे, आंखें बंद कर लो, ये कौन कहेगा, ये बड़ा ही कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपसे कहता है ये, ठीक है। तो ढेर सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें से एक ये है। इसके अलावा आप मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मेटलिटी पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी। मैचिंग कहेगा जी कॉस्ट को रेवेन्यू से मैच कराओ, देखेंगे उसको। मेटलिटी कहेगा जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन हैं जरूर बड़ी पावरफुल, ठीक है, उनको लिख लो और छोटी गैर जरूरी को छोड़ दो, या तो फिर क्लब करके लिख लो, ठीक, तो उसको भी देखेंगे हम। कंसिस्टेंसी कहेगा एक बार जो भी मेथड फॉलो कर लिए अकाउंटिंग का, उसी को साल दर साल फॉलो करना, ताकि कंपेयर किया जा सके स्टेटमेंट, इस साल इतनी प्रॉफिट है तो अगली कितनी होगी, ठीक। तो ये सारी बातें करता है, करेंगे, देखेंगे इसको, इसकी डिटेल्ड क्लासेस होंगी, ठीक। आइए देखते हैं अगला। तो प्यारे बच्चे ये हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। कहते हैं कि जी ट्रायल बैलेंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा है तो मैंने आपको बताया, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, जब भी कोई लेन देन हो, तो सबसे पहले आप जिस किताब में पहली बार उसको डेट वाइज लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। तो सबसे पहले आपने बनाया जर्नल, जिसमें आप पहली दफ़ा एंट्री करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी जर्नल से, जर्नल में डेट वाइज लिखते जाते हैं, सारी चीज़ें एक ही जगह गड्डम गड्ड हो रही हैं, अब अलग अलग करते हैं, जितने लोगों को उधार दिया सबके नाम लिख लिख के अलग अलग, सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। वो काम करते हैं दोस्तों आप लेजर में। तो लेजर में आप सबके अकाउंट्स बना लेते हैं, और लेजर से एक फ़ायदा ये भी होता है कि किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कितना खर्चा हुआ, सबके अलग अकाउंट्स हैं, तो सब पता चल जाती हैं चीज़। अब लेजर के फाइनल बैलेंसेस, भाई फाइनल बैलेंसेस मतलब लेना कितना, देना कितना, या कितनी सैलरी पे की पूरे साल में, तो ये जो फाइनल बैलेंसेस है दोस्तों, इसको उठा के आप लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में। लेजर के फाइनल बैलेंसेस को उठा के लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। बड़ी सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, लेकिन ये आपको 2 नंबर एग्जाम में दिलवा सकती थी और दिलवाई भी। तो क्या कहती है, आइए देखते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऐसा कुछ तो मैंने कहा नहीं। इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर, ढेर सारे लेजर, सभी लेजर बैलेंसेस को ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बात समझ रहे हैं? तो डी इज योर राइट आंसर। बाकी कोई देखेंगे आप, जैसे पहला ऑप्शन हम दिया, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स। अकाउंट्स नहीं, इसके पास अकाउंट्स नहीं होते भाई, इसके पास सिर्फ फाइनल बैलेंसेस होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम फाइनल बैलेंसेस लिखते हैं, अकाउंट्स नहीं लिखते। इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स ऑफ एन एंटिटी, कह रहा है कि डेटर्स को आप लिखते हो, नहीं साहब हम सब कुछ लिखते हैं, सारे तरह के। ये डेटर होते क्या हैं, लेकिन ये परेशान कर रहे होंगे आपको। तो दोस्तों बता दूं, डेटर डिटेल क्लास में डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक लाइन में बता रहा हूं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे आप एक व्यापारी हैं, आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, आपका एक बिजनेस है, तो बिजनेस जिसको भी उधार पे सामान देता है, गुड्स बेचता है, उसको हम डेटर कहते हैं। मतलब डेटर वो व्यक्ति है जो आपसे अभी सामान खरीद लेता है उधार पे, या आपसे कोई सर्विस ले ले, जैसे बैंक है, कोई आपको सर्विस दे तो आप बैंक के डेटर हो जाएंगे, और पैसे आप बाद में देते, ठीक। तो डेटर कौन हो सकता है? अगर मैं बात करूं, ए और बी है 2 पर्सन। ए ने क्या किया, सामान बेचा है,
सोल्ड किया है गुड्स किस पे, उधार पे। सोल्ड किया गुड्स दोस्तों ऑन क्रेडिट। तो भैया अब बता दो कि ए जो है ना, ए क्या बोलेगा, मैंने बी को उधार पे सामान बेचा, तो बी, मेरी बात ध्यान से सुनना, बी मेरा डेटर है, बी मेरा डेटर है, ए बोलेगा। ए क्या बोलेगा, बी मेरा डेटर है, मैंने उसको उधार पे सामान बेचा है। और जब आप बी से पूछोगे कि भैया ए आपका कौन है, ए आपका कौन, जैसे मम्मी बेटा और माँ है, तो बेटा कहेगा ये मेरी माँ है, माँ कहेगी ये मेरी बेटा है, यही होगा ना। उसी तरह बी जो है इसने उधार पे सामान खरीदा है, तो जब बी से पूछोगे ए कौन है, तो बी कहेगा ए ने मुझे उधार पे माल दिया है, उधार पे सामान दिया है, तो ए मेरा क्रेडिटर है। ए कौन हुआ, ए मेरा क्रेडिटर है। मतलब अगर मैं ए बी और की बात सुन लूँ ध्यान से, तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बी ने उधार पे सामान लिया था, तो बी डेटर हो गया ए का, और ए ने बी को उधार पे सामान दिया था, ए क्या हुआ, ए हो गया क्रेडिटर। ध्यान से चीज़ को समझना, नहीं तो मिक्स होगा थोड़ी देर के लिए। ठीक, खैर क्लास में रटा दूंगा ये सारी चीज़ें, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, तो आइए चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं टोटल डेबिट का और क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस में क्या बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए वैसे तो मैं आपसे बात करूंगा डिटेल क्लास में डबल एंट्री सिस्टम की, बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ समझते हैं फटाफट। अब प्यारे बच्चे, आपने खरीदा एक फर्नीचर, बड़े खुश हैं आप, बहुत बढ़िया सोफ़ा खरीद के लाए हैं, कितने का लेके आए। मैंने पूछा भाई मुबारक हो, कितने का लेके आए। आप कहते हो 50,000। मैंने कहा मतलब बस एक ही काम हुआ, अब फर्नीचर आ गया है ना। तो अगर मैं अकाउंट्स के हिसाब से सोचूं, मैं कहूँगा भैया फर्नीचर अकाउंट में दिखा दूंगा कि एक सोफ़ा आया है, कुछ ऐसा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए अगर फर्नीचर 50,000 का आया, तो आपने इसके बदले कैश पे किया होगा, तो भैया कैश चला भी गया। मतलब फर्नीचर का आना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हो गई और कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर आया तो कैश चला भी गया। ठीक, मतलब दो चीज़ें हो रही। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर डेबिट को प्लस मानते हो तो क्रेडिट को माइनस मानना। तो भैया अगर कहते हो फर्नीचर का आना प्लस है, आया प्लस हो गया, डेबिट करेंगे तो कैश भी गया भी उतने रुपए से ही, उतने रुपए से ही कैश गया, कैश को आप क्रेडिट कर दो। ठीक, इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, आपने मान लो बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक से पैसे, भाई बैंक से पैसे निकाल लिए, अच्छा कैश बढ़ गया, कैश आ गया। हाँ जी सर, मैंने बैंक से पैसे निकाले, मैंने 1,000 रुपये निकाले, तो मेरे पास कैश आ गया 1,000, और मैं डेबिट प्लस मानता हूँ। थोड़ी देर के लिए समझो आप, ऐसे बाद में मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो जी इसको डेबिट कर दो आप, ठीक है। लेकिन मेरे भाई कैश जैसे ही बढ़ता है, बैंक का बैलेंस कम हो गया, बैंक में पैसे कम हो गए, तो कैश का बढ़ना अकेला नहीं है, इसने बैंक को क्या किया दोस्तों, कम कर दिया, मतलब बैंक का पैसा चला गया। तो कैश को अगर आपने बढ़ाया है तो बैंक से पैसे चले गए दोस्तों, बैंक को आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इन 3 ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से, 2 या 3 जो भी लिखवाई मैंने आपको, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी आप देखोगे कि डेबिट साइड जो होगी, जितने से भी कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट बना देंगे, कैश के लिए कैश अकाउंट बना देंगे, बैंक के लिए बैंक अकाउंट बना देंगे, हम सबके लिए अकाउंट बना देते हैं जी। हम अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, सबके लिए अकाउंट। आप आओगे, मोहन, मोहन अकाउंट बनाओ भाई पहले, ठीक है, सोहन, सोहन अकाउंट, इसी तरह सबका अकाउंट बना हुआ है। तो फर्नीचर अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा एक अकाउंट कैश का क्रेडिट भी होगा। इसी प्रकार से कैश डेबिट होगा तो बैंक क्रेडिट होगा, और ये चीज़ चलती ही रहेगी। मतलब पूरे बिजनेस में एक साल में ढेर सारे अकाउंट्स डेबिट होंगे, लेकिन उसके बदले कोई ना कोई क्रेडिट भी हो रहा होगा उतने ही रुपए से। जैसे ये 50,000 से डेबिट हुआ, ये 50,000 से क्रेडिट, ये 1,000 रुपए से डेबिट, तो ये 1,000 रुपए से क्रेडिट। तो मतलब जो डेबिट का टोटल होगा वही क्रेडिट का भी टोटल होगा। और ट्रायल बैलेंस में आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस में आप लेजर अकाउंट के
फाइनल बैलेंसेस लेके जाते हो। अब फाइनल बैलेंसेस कुछ अकाउंट के डेबिट होंगे, कुछ अकाउंट के क्रेडिट होंगे। अब जो क्रेडिट वाला है, किसी के डेबिट होने पे ही क्रेडिट हुआ है, थोड़ा समझो। मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो रही होगी, अभी समझ में आएगा धीरे 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 धीरे, लेकिन बस इतना समझो कि अब एक डेबिट हुआ क्रेडिट, तो फाइनल बैलेंसेस आपने लिए, तो जितना टोटल एक साइड डेबिट का है उतना ही दूसरी साइड क्रेडिट का होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो क्या ये हमेशा होता है? बिल्कुल हमेशा ही होता है। अगर कोई गलती ना हुई हो तो कहाँ गलती हो सकती है? लेजर अकाउंट में गलती हो सकती है, इंसान ही है, कहीं गलती कर दी, ठीक, हो गई गलती। जर्नल एंट्री पास करते हुए गलती हो गई। तो कुछ गलतियां ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है दोस्तों, ठीक है। मतलब उसका डेबिट का साइड और क्रेडिट का साइड मैच नहीं करेगा। जनरली बराबर होना चाहिए, लेकिन मैच नहीं कर रहा, मतलब हमने कर दी है कहीं पे गलती, और उस गलती को भैया, अब आंसर चलिए आइए देखते हैं। पूछ रहे क्या डेबिट का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होगा? ये कह रहे हैं यस ऑलवेज। नहीं भाई, गलती भी हो सकती। ठीक, क्या कहते हैं? यस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द ईयर एंड। कहते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस को ईयर एंड पे निकालोगे उस केस में कुछ और होगा। ऐसी तो कोई बात है नहीं, कहीं भी गलती हो गई तो भाई बस काम खत्म। नो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बैलेंस शीट। ये क्या बेतुका सही है? तो आप देखिए इसको, ए को देखिए दोस्तों। नो, कह रहे नहीं, हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होंगे। देयर आर सम टाइम्स, कई बार क्या होगा, कई बार कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि ये डिफर भी करे, मतलब कोई गलती वलती हो गई है तो ये डिफर कर सकता है। देयर आर सम टाइम्स गुड रीजन, ठीक। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। वी कैन मूव अहेड माय डियर फ्रेंड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इज अप्लाइड बाय एन एंटिटी। पहली बात सुनो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे हम एक चैप्टर, उसमें सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा। तो कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इज अप्लाइड बाय एन एंटिटी व्हेन इवेंट्स, घटनाएं सच एज न्यू कंपटीटर एंटरिंग इन द मार्केट। एक नया कंपटीटर मार्केट में एंटर कर रहा है, कौन सा? नोकिया। पहले छोटा सा फोन था, सबके हाथ में नोकिया। फिर नए कंपटीटर्स एंटर किए, डुअल सिम वाले, टच पैड वाले, ठीक है। टच पैड, सॉरी वो टच पैड था, फिर आ गया कि अब ऐसे ही आप चलाते हो, है ना। तो जैसे ही आए वो पूरी मार्केट खा गए नोकिया की, ठीक। खैर, जब भी याद रखना काम आएगा। नए कंपटीटर एंटर कर रहे हैं मार्केट में, ये एक घटना हुई। या और रिफ्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड एक दूसरे से भैया एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो उस कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब बॉसेस जो हैं दो दो डिपार्टमेंट्स के, उन्हीं की आपस में नहीं पटेगी, ठीक है। तो क्या कहता है ये कि वो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, या तो नया कंपटीटर मार्केट में आया, या तो दो हेड्स की मार्केटिंग और जो प्रोडक्शन है उनकी बन नहीं रही है, लेकिन इस चीज़ को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अपने अकाउंट्स की किताबों में ये वाली घटनाएं डिस्क्लोज नहीं करनी है। कौन सी घटनाएं? तो भैया घटनाएं हैं कि नया कंपटीटर आया, पूरी मार्केट खा जाएगा, ठीक है, या फिर लड़ रहे हैं दोनों ऊपर, या फिर मैं एक दो और घटनाएं बताता हूं। आपको पता हो बहुत कुछ साल पहले, आप लोग शायद बहुत ही छोटे रहे होंगे, जो मुकेश अंबानी साहब के पिताजी थे, ये डेथ बेड पे आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम मतलब कोहराम मच गया, पूरा सारा न्यूज़पेपर दिन भर वही दिखा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी घटना है, वो आदमी जिसने रिलायंस को खड़ा किया, ठीक है, वो डेथ बेड पे है। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये चीज़ अकाउंट्स में कहीं नहीं लिखी जाएगी। बात समझ रहे हो आप? एक घटना और, स्टीव जॉब्स साहब जिन्होंने एप्पल बनाई, ठीक, उनकी हालत खराब, कैंसर हो गया उन्हें, अब उनकी इफिशियंसी कम हो गई, उनकी डेथ का पता नहीं था कि क्या होगा कंपनी का, लेकिन ये चीज़ भी अकाउंट्स में कहीं नहीं लिखी जाएगी। लेकिन भाई साहब उसी एप्पल के कंपनी में एक मोबाइल चोरी हो जाए 1 लाख रुपए की, ये चीज़ लिख ली जाएगी। तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। लेकिन ऐसा कौन कहता है? इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ये सारी दोनों बातें रिकॉर्ड नहीं की गई, या जो मैंने दो बताई वो रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। वो है दोस्तों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स में
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिनको हम पैसे में माप सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक नेचर की हैं, मॉनेटरी वैल्यू जिनकी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एप्पल के शोरूम में मोबाइल चोरी हुआ, 1 लाख उसकी वैल्यू है, भैया लिख लो, तुरंत लिख दो कि लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो गया तो, या जल गया, आग लग गई, लॉस बाई फायर लिख दो। लेकिन सीईओ, मालिक, फाउंडर, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ लड़ रहे हैं दोनों, नया कंप्यूटर आ गया, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं आप पैसे में माप नहीं सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक, इसकी आपको आदेश देता है मनी मेजर कॉन्सेप्ट। ठीक है साहब, और भी हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट ही हैं, देखेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस में, टेंशन मत लीजिए आप लोग। बिल्कुल ऐसा रेडी करके भेजेंगे एग्जाम हॉल में कि आपको भी लगेगा, जब पेपर दे रहे होंगे ना, तब लगेगा कि यार ये तो सब कुछ पढ़ा हुआ था। आइए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स, इनमें से कौन सी कंसर्न है जो प्रिपेयर करती है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। भाई साहब ये एक चैप्टर है, एक आइसोलेटेड चैप्टर, अदना सा। इससे पहले वाले यूपीएससी पीएफओ में 2 क्वेश्चन है, इस साल भी 2 क्वेश्चन। इवन जब एसएससी सीजीएलडब्ल्यू अपना लेती है पेपर, उसमें भी इस चैप्टर से आपको जरूर क्वेश्चंस दिखेंगे। भाई प्यारा चैप्टर, पता नहीं एग्जामिनर्स को बड़ा प्यार है क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंट हो जाता है। चैप्टर का नाम है नॉन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह लो, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो जनरली हम जो अकाउंटिंग अब तक आप पढ़ते आए, हमेशा पैसे की बात हो रही है, बैलेंस शीट बनाएंगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लाभ एवं हानि खाता, ठीक है। लेकिन एनपीओ जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके नाम से ही क्लियर है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो क्या है इनका ऑब्जेक्टिव? प्यारे बच्चे, इनका ऑब्जेक्टिव है सेवा करना, सर्विस टू द सोसाइटी और टू इट्स मेंबर्स। अगर कोई क्लब वगैरह है तो वो अपने मेंबर्स की सेवा करेगा, ठीक। कोई एंटरटेनमेंट हो सकता है या तमाम तरीके सेवाएं हो सकती है, अभी बात करेंगे उस पर। लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाना है। ये या तो ये काम आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या एट अ वेरी नॉमिनल रेट, बहुत हल्का सा पैसा लेते हैं जिससे खर्च चलता रहे। कौन सी है ये ऑर्गेनाइजेशन? जितने भी आप ट्रस्ट जानते हैं दोस्तों, वो सारे एनपीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो जैसे मैं बात करूं आपसे, ओल्ड एज होम हो गया, या फिर एनिमल शेल्टर्स जो आवारा पशुओं के लिए होते हैं, ठीक है, या फिर आपके स्कूल्स ढेर सारे, हॉस्पिटल्स, ठीक, ये सारे आपके आ जाते हैं इसमें, इवन क्लब्स आ जाते हैं, ठीक। तो वो सारे जनरली आ जाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। जब इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। अच्छा, एक और बात है, ये ट्रेडिंग भी नहीं करते, मतलब ये व्यापार नहीं करेंगे, ये नहीं काम करेंगे कि जी वहाँ से वो चीज़ खरीद ली और यहाँ पे ज़्यादा दाम में बेच दी, जी हल्दीराम को डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाया, ठीक है, 2 रुपये बच रहे हैं हर पैकेट पे और जनता को बेच दिया। ये काम नहीं करते, ये सिर्फ सेवा करेंगे। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, राइट, ओल्ड एज होम्स, उस तरह का। तो जब दोस्तों ये प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। जब प्रॉफिट कमाना ही नहीं है भैया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे भी नहीं। जब ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाओगे। बहुत ही कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्यों पूछे। फिर ये क्या बनाते हैं और ये क्यों बनाते हैं वो भी समझेंगे दोस्तों। ये बनाते हैं 2 अकाउंट्स। एक तो बनाएंगे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाएंगे? I&E, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा बनाते हैं ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। प्यारे बच्चे, एक और अकाउंट बनाएंगे ये, और उसका नाम है बैलेंस शीट। खैर वो अकाउंट नहीं, ठीक। तो ये क्यों बनाते हैं जब इनको प्रॉफिट नहीं कमाना, कुछ नहीं करना, सेवा करें आराम से? नहीं भाई, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ जिसने इनको लाइसेंस दिया है कि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनको साल में एक बार जमा कराने पड़ते हैं। इसको जमा कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को। क्या क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक। और नहीं जमा कराएंगे तो इनको पर या तो पेनल्टी लगाएगा या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, ठीक।
अब इनका ये स्टेटस खत्म हो जाएगा, स्टेचर खत्म हो जाएगा। खैर, तो अब आइए देखते हैं जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न प्रिपेयर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बात ही हो गई आपसे भैया, ये बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग कंसर्न्स तो हो ही नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपकी मारुति सुजुकी, तो पहले मैन्युफैक्चर करती है कार, फिर बेच देती है, वो भी नहीं हो सकती। कंपनीज जितनी भी हैं वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड होती हैं, वो भी नहीं आएंगी। तो भैया यही है आपका आंसर, थोड़ा सा घुमाया इसने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना लिख के नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि आपको ये बात भी पता है कि एनपीओ जो होते हैं वो ट्रेड नहीं करते। ठीक, दो चीज़ें चेक की है। अब ये जो हैं इनका क्या पर्पस है बहुत डिटेल में देखेंगे क्लास में। खैर, इन पे एक और क्वेश्चन है दोस्तों, आइए उसको देखते हैं। प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, दिस। ठीक, अब इसके लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अकाउंट्स होते कितने प्रकार के हैं। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं प्यारे बच्चे, तो आपको मिलेंगे 3 तरीके के अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जनरली मुझे पहले पर्सनल अकाउंट लिखना चाहिए, तो मैं लिखता पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और लिखता प्यारे बच्चे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट की, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, जो ये पर्सनल अकाउंट है प्यारे बच्चे, ये रिलेटेड है पर्सन से, इंसान से। जैसे वो जो मोहन रवि आपके यहाँ सामान ले जा रहे थे उधार, आपकी एक दुकान है, उनका नाम लिखते हैं आप। तो ये जितने इंसानों से आप डील करते हैं वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट है। मोहन पर्सन है, उनके लिए पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से कोई कंपनी भी हो, कंपनी को भी हम पर्सन मानते हैं। कानून की नज़र में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, उसका माई बाप लॉ है। ठीक है, उसका भगवान लॉ है। ठीक, राइट, तो क्रिएटेड बाय लॉ, उसके खिलाफ आप केस भी कर सकते हैं। अब पेड़ ने आपको अगर कुछ कर दिया, मतलब पेड़ से आप लड़ गए, पेड़ पे तो केस नहीं करते, लेकिन कंपनी पे कर सकते हैं। कंपनी को इंसान का मतलब इंसान नहीं, पर्सन का दर्जा प्राप्त है। ठीक, तो खैर पर्सनल आप समझ गए। मैं आप सभी लोग हो सकते हैं, कंपनीज वगैरह भी हो सकती हैं, कॉर्पोरेशंस वगैरह, और भी कुछ अकाउंट होते हैं, देखेंगे बाद। ठीक, रियल अकाउंट की प्यारे बच्चे बात करूं आपसे, तो रियल अकाउंट मतलब एसेट, यानी कि संपत्तियों की बात। वही अमिताभ बच्चन साहब वाला डायलॉग, गाड़ी है बंगला है। ठीक, तो वो गाड़ी बंगला, फर्नीचर आपका है, होटल है मान लीजिए आपका, जितना फर्नीचर पड़ा हुआ है, जितनी आपके पास बर्तन पड़े हुए हैं, जो गैस सिलेंडर, ये सारी चीज़ें, ये आपकी संपत्ति है दोस्तों। ये सारा रियल अकाउंट मान। ठीक, और नॉमिनल में क्या आता है? नॉमिनल में 2 ही चीज़ आती हैं, एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे का अकाउंट हो, जैसे आपने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक, आपने रेंट पे किया अपने मकान मालिक को, यानी कि दुकान के मालिक को, तो ये जो सारा खर्चा है इसको हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। कोई इनकम हो जाए आपको, जैसे आपको ब्याज मिल गया बैंक से, आपने एफडी कराई थी, तो प्यार बच्चे ये जो ब्याज है आपका इनकम है, ये भी नॉमिनल अकाउंट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप खुद बताइए दोस्तों। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नाम से ही क्लियर है, नॉमिनल है। एक्सपेंस इनकम किस में आप बात करते हो, आप खुद देख लो नॉमिनल में, भैया ये नॉमिनल है, नाम से ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बनी, मेरा टीचिंग स्टाइल भी आपने समझा। मुलाकात होगी आपसे सीधा बैच में। आज के आज डाउनलोड करिए फुल स्कोर है, FULLSCORE, फुल स्कोर AAO ऐप, और मिलते हैं क्लास में, करेंगे पढ़ाई। ठीक है, 2 दिन के भीतर बैच आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लाइव क्लासेस उसमें हुआ करेंगी, PDF मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, कुछ और डिमांड होगी आपकी कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, वो भी होगी। ठीक, राइट, मॉक्स मिलेंगे इसमें, और करते हैं एक ज़बरदस्त तैयारी इस बार। UPSC EPFO में तगड़ा सिलेक्शन लेके आना है। थैंक यू एवरीवन, विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।